देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है। जी हां, बात बीते 24 घंटों की करें तो देश भर में कोरोना के 3,275 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 55 मरीजों की मौत भी हो गई है। भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 के करीब पहुंच गई है। बुधवार के मुकाबले कोरोना के मामले 2.2% ज्यादा हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में सामने आए हैं। दिल्ली में 1,354 नए संक्रमित मिले हैं। जी हां, हरियाणा में 571, केरल में 386, उत्तर प्रदेश में 198, महाराष्ट्र में 188 संक्रमित मिले हैं। तो वहीं रिकवरी रेट की बात की जाए तो फिलहाल भारत में रिकवरी रेट 98.74% है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 3,010 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 3,27,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस वक्त भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या 19,719 है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार देश में अब तक 189 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। जी हां, बीते बुधवार 13,98,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। बीते बुधवार को 13,98,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 1,354 नए मामले सामने आए हैं और महामारी से एक और मरीज की मौत हो गई है, जबकि संक्रमण दर 7.64% रही है। बुधवार को सामने आए नए मामलों को मिलाकर कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 18,88,404 पर पहुंच गई है, जबकि मृतकों की संख्या 26,170 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार शहर में अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या 5,853 है। इस समय कोविड-19 के 100 मरीज दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। महाराष्ट्र के वाशिम में गुरुवार को सुबह कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। जी हां, यहाँ मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। मस्जिदों में बिना लाउडस्पीकर के अजान होने की वजह से नमाज पढ़ने वालों की संख्या में काफी कमी आई है। ऐसे में अब मुस्लिम परिसर में घर घर जाकर लोगों को नमाज के लिए जगाने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, मुअज्जिन को यानी कि अजान देने वाले शख्स को अपने मोबाइल से लोगों को फोन लगाकर नमाज में आने के लिए कहना पड़ रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद राज्य की ज्यादातर मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। दरअसल राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो मनसे कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। महाराष्ट्र के वाशिम में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, किसी तरह का विवाद ना हो इसलिए मस्जिदों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। ऐसे में बिना लाउडस्पीकर मस्जिदों में अजान हो रही है। वाशिम के कारंजा में मस्जिदों के बिना माइक में अजान हुई है। तो वहीं पंजाब के पटियाला में राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को 60 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एक कंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि संक्रमित छात्रों में हल्के लक्षण दिखे और उन्हें अलग अलग ब्लॉक में आइसोलेशन में रखा गया है। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों को 10 मई तक छात्रावास खाली करने के लिए कहा गया है। भारत में पिछले कुछ हफ्तों से दैनिक कोविड मामलों में स्पाइक दिख रहा है, जिसमें कई राज्यों के स्कूलों और कॉलेजों से कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून के वेलहम गर्ल्स स्कूल में 16 छात्रों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। इससे पहले दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में स्कूली छात्रों के बीच मामले सामने आए थे। स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने सलाह जारी की और माता पिता से घबराने के लिए नहीं कहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यूरोप की यात्रा समाप्त करके भारत के लिए रवाना हो गए हैं। बुधवार को पीएम पेरिस से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के बाद भारत के लिए वे रवाना हुए। मैक्रों के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रक्षा, स्पेस, सिविल, न्यूक्लियर कोऑपरेशन के मुद्दे पर बात की है।
भारत के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि फ्रांस में मेरी यात्रा छोटी पर काफी फलदायक थी। राष्ट्रपति इमैनुअल और मैंने कई मुद्दों पर बात की। मैं फ्रांस की सरकार का जबरदस्त स्वागत के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। 3 यूरोपीय दौरे पर पीएम मोदी ने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने इन देशों में रह रहे प्रवासी भारतीय नागरिकों से भी मुलाकात की। जर्मनी और डेनमार्क में उद्योगपतियों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। सोमवार को पीएम मोदी बर्लिन पहुंचे थे और यहां उन्होंने जर्मनी के चांसलर ऑफ स्कोल्स से मुलाकात की। ओलाफ से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने भारत जर्मनी इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बैठक काफी सकारात्मक थी। Excellencies, experts, academics, business leaders, policymakers, and my dear friends from across the world. Namaskar. I am delighted to join you at the 4th edition of the International Conference on Disaster Resilient Infrastructure. At the outset, we must remind ourselves that the solemn promise of the Sustainable Development Goals is to leave no one behind. That is why we remain committed to meeting the needs of the poorest and the most vulnerable by building the next generation infrastructure to realize their aspirations. And infrastructure is not just about creating capital assets and generating long-term return on investment. It is not about the numbers. It is not about the money. It is about people. It is about providing them highly quality, dependable, and sustainable services in an equitable manner. People must be at the heart of any infrastructure growth story. And that is exactly what we in India are trying to do. As we scale up the provision of fundamental services in India, from education to health, from drinking water to sanitation, from electricity to transport, and much more, we are also tackling climate change in a very direct way. That is why at COP26, we have committed to attain net zero by 2070 in parallel with our developmental efforts. Friends, the development of infrastructure can unleash human potential in remarkable ways, but we must not take our infrastructure for granted. These systems have known and unknown challenges, including climate change. When we launched the CDRI in 2019, it was based on our own experience and felt needs. When a bridge gets washed away in floods, when a power line is broken by cyclonic winds, when a communication tower is damaged by forest fires, it disrupts the lives and livelihood of thousands of people directly. The consequences of such infrastructure damage can last for years and affect millions of people. So, the challenge before us is quite clear. With modern technology and knowledge at our disposal, can we create resilient infrastructure that is built to last? Recognition of this challenge underpins the creation of the CDRI, the fact that this
coalition has expanded and received wide support from across the world indicates that this is our shared concern. Friends, in the short time of 2.5 years, the CDRI has taken important initiatives and made valuable contributions. The initiatives on infrastructure for resilient island states that was launched at COP26 last year is a clear expression of our commitment to work with small island countries. CDRI's work on strengthening the resilience of power system has already benefited communities in coastal India by reducing the duration of power disruption during cyclones. As this work progresses to the next phase, it can be scaled up to benefit over 130 million people who are exposed to tropical cyclones every year. CDRI's work on resilient airports is studying 150 airports around the world. It has the potential to contribute to the resilience of global connectivity. The global assessment of disaster resilience of infrastructure system that is being led by CDRI will help create global knowledge that would be immensely valuable. CDRI fellows from across the member states are already producing solutions that can be scaled up. They are also creating a global network of committed professionals that will help shape a resilient future to our infrastructure systems. Friends, to make our future resilient, we have to work towards a resilient infrastructure transition, which is the primary focus of this conference. Resilient infrastructure can also be the centerpiece of our wider adoption efforts. If we make infrastructure resilient, we prevent disasters not only for ourselves, but for many future generations. It is a shared dream, a shared vision that we can and we must translate into reality. Before I conclude, I would like to congratulate the CDRI and the United States government for co-hosting this conference. I also wish to extend my best wishes to all partners who have co-created this event. I wish you all fruitful deliberations and productive discussions. Thank you. Thank you very much. जम्मू कश्मीर में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिली जानकारी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप के झटकों की तीव्रता 5.3 थी। भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान में बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुबह 5:35 पर भूकंप आया। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। हालांकि अभी किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान में 170 किलोमीटर गहराई में बताया जा रहा है। इससे पहले 18 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस वक्त रिक्टर पैमाने पर भूकंप के झटकों की तीव्रता 3.4 थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि देश भर में हो रही हिंसा के लिए भाजपा जिम्मेदार है। डिप्टी सीएम ने ये दावा आम आदमी पार्टी द्वारा कराए जा रहे सर्वे के आधार पर किया है। आम आदमी पार्टी के इस सर्वे के अनुसार 91% लोगों ने माना कि भाजपा देश भर में हिंसा के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही इस सर्वे में ये भी दावा किया गया कि 78% लोगों ने ये माना है कि आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों की पार्टी है। इस सर्वे को लेकर डिप्टी सीएम ने ये भी कहा कि देश में भाजपा ने जो माहौल बनाया है उसके बारे में सभी को पता है।
हमने सर्वे कराया है जो 21 अप्रैल को शुरू हुआ था और इस सर्वे में कुल 11.54 लाख लोग शामिल हुए हैं। इस सर्वे में जनता से 3 सवाल पूछे गए, जिसमें पहला सवाल ये था कि कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागर्दी और दंगे करवाती है। दूसरा सवाल ये था कि किस पार्टी में सबसे ज्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं। तीसरा सवाल ये था कि किस पार्टी में सबसे ज्यादा शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये सर्वे फोन फील्ड सर्वे व अन्य माध्यमों से कराया गया था। अप्रैल से ये सर्वे का काम शुरू किया था और इसमें हमने जनता से 3 सवाल पूछे थे कि कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागर्दी और दंगे करवाती है, किस पार्टी में सबसे ज्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं, और तीसरा कि किस पार्टी में शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं। ये सर्वे हमने फ़ोन कॉल से, फील्ड सर्वे और कैटी सर्वे के रूप में कराया, तीनों तरीके से कराया। तो 2 हफ्ते में इसमें बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। करीब 11.5 लाख लोगों से बात की इस सर्वे में हमने, और एग्जैक्टली देखें तो 11,54,231 लोगों से इस सर्वे में बात हुई। 11,54,231 लोगों से बात हुई। इसमें दिल्ली की जनता का सर्वे है ये, कि हमने पूछा था कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागर्दी और दंगे कराती है। जनता बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में दंगे कराती है, भारतीय जनता पार्टी ही गुंडाई कराती है। 91% लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी और दंगे कराती है। 8% लोगों ने कहा कांग्रेस, और अदर्स 1% लोग। दूसरा सवाल था किस पार्टी में सबसे ज्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की छवि देखिए, 89% लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं। 5% कांग्रेस, 2% आप और 4% अदर्स। तीसरा सवाल था कि किस पार्टी में सबसे ज्यादा शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं। इसमें आम आदमी पार्टी को 73% लोगों ने कहा, कांग्रेस 15%, भारतीय जनता पार्टी 10% और अदर्स 2%। 73% आप, कांग्रेस 15%, बीजेपी 10%, अदर्स 2%। तो आज ये सर्वे भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पूरी तरह से बेनकाब हो गई है कि इनको ना सरकार चलानी आती, ना इनको कोई काम करना आता, ना स्कूल की बात करनी आती, ना अस्पताल की बात करनी आती, ना रोजगार की बात करनी आती, ना महंगाई पे कुछ करना आता, केवल गुंडाई आती है। जहां भी इनको सत्ता मिलती है केवल और केवल गुंडाई दिखाते हैं, गुंडाई करते हैं सड़क पे उतर के। वो चाहे मुख्यमंत्री के घर पे चढ़ाव करना हो या आम आदमी के घर पे चढ़ाव करना हो, गुंडाई के अलावा इनको कुछ नहीं आता, और उसी में माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जनता भी इस बात को मानती है। 11,54,231 लोगों ने इस बात को मोहर लगाई है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई एक गुंडागिरी की पार्टी है, अब वो जनता और सरकार की पार्टी नहीं है। थैंक यू सर। आज से निर्माण स्थल पे जो मजदूर हैं उनके लिए बस की सेवा शुरू की गई, कुछ बता नहीं, निर्माण स्थल पे तो मजदूरों के लिए बस सेवा, बस फ्री पास दिया गया है, और करीब 10 लाख मजदूरों को दिल्ली के उसका फायदा मिलेगा। महिलाओं के लिए तो पहले से ही सबके लिए बस में फ्री यात्रा है, पर निर्माण मजदूरों के लिए भी सरकार की ओर से फ्री पास दिया जाएगा। कैसे कराया गया, कितने दिनों में कराया गया पूरा? जैसा मैंने बताया, 2 हफ्ते ये सर्वे कराने में लगे, और इसमें IVR कॉल्स के माध्यम से, फील्ड सर्वे के माध्यम से, कैटी सर्वे के माध्यम से, तीनों तरीके से इसको कराया गया था। सर आज साउथ में फिर से बुलडोजर चला है सर। एक सवाल ये कि जो अतिक्रमण को लेकर बीजेपी से लेकर ये नोटिस जो दिया गया है एनडीसी की तरफ से, उसका आप किस तरह देखते हैं, जो अतिक्रमण की कार्रवाई देखते हैं? नहीं, ये तो हमने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 साल में खूब पैसे खा खा के, और यही सर्वे में भी निकल के आ रहा है, ये जो आज बुलडोजर चला रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गुंडाई का ही नतीजा है कि पहले तो पैसे लेके लोगों से अवैध उनकी रेहड़ी पटरी लगवाई, नेताओं ने महल दो महले बना लिए,
बुलडोजर चलना है तो सबसे पहले उन नेताओं और उन अफसरों के घर पे चलना चाहिए जिन्होंने अवैध तरीके से इन मकानों को या दुकानों को बनने दिया, अतिक्रमण होने दिया। सबसे पहले कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी थी कि अवैध अतिक्रमण ना हो। अगर भारतीय जनता पार्टी और के नेताओं ने और उनके अफसरों ने 17 साल में अतिक्रमण करने दिया है तो फिर उनको भी चिन्हित करके उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए पहले, उसके बाद में किसी गरीब आदमी को दुखी किया जाए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों ने अब चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी बीच नगर निगम देहरादून स्थित वेलहम गर्ल्स स्कूल को 7 और कोविड संक्रमित मामले पाए जाने के बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ये जानकारी देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से सामने आई है। इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेलहम गर्ल्स स्कूल में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के 16 मामले सामने आए हैं। 6 मामले मंगलवार को सामने आए थे। देहरादून के इस स्कूल को फिलहाल के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आशंका है कि अगले कुछ दिनों में यहां और भी कोरोना संक्रमित मिल सकते हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 19 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को 1241 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 6 जिलों में 23 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें देहरादून के 14, हरिद्वार में 3, उधम सिंह नगर में और हर की पौड़ी जिले में 2 और नैनीताल और टिहरी जिले में 1 कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम होने से सक्रिय मामले बढ़े हैं। फिलहाल प्रदेश में 115 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में होने वाले कार्यक्रम पर अब तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने छात्रों की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राहुल और बेरोजगार युवाओं के बीच आमने सामने चर्चा के लिए कुलपति की तरफ से आदेश जारी किए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कैंपस का उपयोग राजनीतिक मंच के तौर पर नहीं हो सकता। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 7 मई को यूनिवर्सिटी में छात्रों से चर्चा करने वाले थे। छात्रों ने टैगोर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। कांग्रेस नेता को यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने के कारण सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये बैठक शैक्षणिक गतिविधियों के लिए है। इस बात को साबित करने वाली बातों के अभाव में ये नहीं कहा जा सकता कि प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय के कैंपस को सियासी प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार अमित शाह बंगाल का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री बीएसएफ के कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। इस दौरे की शुरुआत में अमित शाह बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर में रुकने के साथ करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार अमित शाह 6 आधुनिक फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट और सुंदरवन में तैनात बोट एम्बुलेंस का उद्घाटन भी करेंगे। दरअसल सुंदरवन से दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी को बढ़ाया गया है। इसके लिए फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट की संख्या में वृद्धि की गई है। इन आउटपोस्ट को गंगा, नर्मदा, कावेरी, सतलुज, साबरमती, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो वहीं हरिदासपुर स्थित मैत्री म्यूजियम का शिलान्यास भी अमित शाह अपने हाथों से ही करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह सिलीगुड़ी में रेलवे संस्थान खेल मैदान में शाम के समय एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।